Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ghufran Babar and you're watching my YouTube channel. आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है न्यूनेटल जॉन्डिस, यानी कि बच्चों के अंदर यरकान और नौज़ायदा बच्चों में यरकान, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों में होता है। तो अमूमन ये पैदाइश के बाद बेबीज़ के अंदर जॉन्डिस होता है, और जब ये स्किन में डिटेक्टेबल होता है और आइज़ का स्क्लेरा, ये वाइट पार्ट ऑफ द आई, तो उस वक्त बिलिरुबिन का लेवल 2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। आज के दिन हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये कितना कॉमन है, जॉन्डिस की टाइप्स कितनी हैं यरकान की, उसका डायग्नोसिस और तशख़ीस कैसे होती है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और लॉन्ग टर्म सीक्वली या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। जॉन्डिस अप टू 60% ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर हो सकता है, और जो प्री टर्म बेबीज़ हैं उनमें अप टू 80%, यानी 80% तक जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं उनके अंदर यरकान हो सकता है, जबकि 60% टर्म बेबीज़ पे, यानी जो कि वक्त पे पैदा होते हैं। तो यूजुअली हमारे जिस्म के अंदर सुर्ख खुलिये मौजूद होते हैं, और जिनका लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन होता है। सुर्ख खुलिये बच्चों के अंदर जो है वो पैदाइश के वक़्त लिवर के अंदर वो और स्प्लीन के अंदर जाके टूटते हैं, जो कि एक आम अमल है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ भी ये काम हो रहा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये जाके जो ओल्ड सेल्स हैं, ओल्ड रेड सेल्स हैं, रेड सेल्स यानी सुर्ख खुलिये हमारे जिस्म के अंदर लंग से ऑक्सीजन लेके जिस्म के अंदर फैलाते हैं। पहले लंग से हार्ट में आते हैं और हार्ट से वो जिस्म के ऑल पार्ट्स में जाके ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है राइट हार्ट में, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर इनटू द लंग्स, और फिर दोबारा बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इस तरह ब्लड सर्कुलेशन होती है। अब ये सुर्ख खुलिये जो 120 दिन तक ज़िंदा रहते हैं और फीटस के अंदर, यानी जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, उसमें भी इसका यही लाइफ साइकिल है। और जब ये रेड सेल्स टूटते हैं आफ्टर बर्थ, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एक हीम और ग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना है। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड्स में और दोबारा प्रोटीन बिल्डिंग में यूज़ कर दिया जाता है। जबकि हीम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीम जो है वो आयरन उससे सेपरेट हो जाता है और आयरन दोबारा यूज़ हो सकता है बॉडी के अंदर। जबकि हीम कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है बिलिरुबिन के अंदर, और बिलिरुबिन में चेंज होने से पहले ये बाइलिवर्डिन में चेंज होता है। और हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन रिमूव करता है हीम से। जब हीम से निकल जाता है वो आयरन तो और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बाइलिवर्डिन बनता है, और बाइलिवर्डिन रिडक्टेज बिलिरुबिन बनाता है। बिलिरुबिन प्रोटीन बाउंड होता है एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन एक किस्म की व्हीकल है, एक कार है जिसमें बिलिरुबिन बैठ के लिवर में जाता है, और जहाँ पे लिवर में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड और उसका नाम जो होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज जो है वो ग्लूकुरोनिक एसिड ऐड करता है बिलिरुबिन, और वो चेंज हो जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, जो कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। और ये दोबारा जो है वो वहाँ से लिवर से एक्सक्रीट होता है बाइल डक्ट के अंदर, और बाइल डक्ट से होता हुआ ये इंटेस्टिन्स के अंदर आ जाता है। वहाँ पे ग्लूकुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए बेटा ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम मौजूद है,
जो कि इससे ग्लूकुरोनिक एसिड निकाल देता है और फ्री बिलिरुबिन दोबारा जो है वो पैदा हो जाता है इंटेस्टिन्स के अंदर। और वहाँ पे जो है इंटेस्टाइन के अंदर दूसरे एंजाइम बैक्टीरिया जो है उसको यूरोबाइलिनोजन में चेंज करते हैं। 90% ऑफ द यूरोबाइलिनोजन फीकल मैटर में एक्सक्रीट होता है। इससे पहले कि वो एक्सक्रीट हो स्टर्कोबाइलिन में चेंज होता है। स्टर्कोबाइलिन इज़ अ ब्राउन पिगमेंट जो कि स्टूल्स के या फीसिस के कलर को ब्राउन करेगा। 10% ऑफ द यूरोबाइलिनोजन गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड थ्रू द गट और फिर दोबारा जो है ये लिम्फेटिक्स के ज़रिए वापस पहुंच जाता है लिवर के अंदर और वहाँ पे 5% दोबारा जो है बिलिरुबिन में चेंज होके दोबारा कॉन्जुगेट होकर दोबारा एक्सक्रीट हो जाता है। इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन करता है। जबकि 5% ऑफ यूरोबाइलिनोजन एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनीज। वहाँ पे यूरोबाइलिन फॉर्म करता है और यूरोबाइलिन एक येलो पिगमेंट है, इसीलिए जो यूरिन का कलर येलो है वो यूरोबाइलिन की वजह से है। और किडनीज के अंदर एंजाइम मौजूद है जो कि इसको यूरोबाइलिनोजन से यूरोबाइलिन में चेंज करता है। तो रिमेंबर के यूरिन का कलर येलो यूरोबाइलिन से होता है और फीकल मैटर या फीसिस का कलर ब्राउन जो है स्टर्कोबाइलिन से होता है जो कि बिलिरुबिन का सब कंपाउंड आगे बन जाता है। तो ये सर्कुलेशन जो है फ्रॉम ब्लड इनटू द liver into the intestines back to the liver is enterohepatic circulation और इसका इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं अब उनके अंदर जो है ये अगर जो बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा जो असर क्यों पैदा करता है, इसकी वजह यह है कि जो लिवर के मैच्योरिटी है वो कम होती है। इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन करने का मैकेनिज़्म है वो कम होता है और यूरिडिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी वो लो होती है और इसकी वजह से जो बिलिरुबिन है उसकी एक्सक्रीशन अप्रोप्रिएटली नहीं हो सकती और एक ख़ास तेज़ी से नहीं होती, वो प्रोसेस स्लो होता है। अब जब वो स्लो होगा तो बिलिरुबिन जो है वो ब्लड की तरफ बैक फ्लो करेगा, जिस तरह एक ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाता है और वो जो बिलिरुबिन से एल्ब्यूमिन से बाउंड है वो फैट सॉल्युबल है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तो बेसल गैंग्लिया में वो डिपॉजिट हो सकती है और जितना ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल होगा उतना ज़्यादा जो है ये दिमाग के अंदर डिपॉजिट होगा और ये फिर टॉक्सिक लेवल्स तक पहुंच के दिमाग को नुकसान पहुंचा देता है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी वो पानी में हल हो जाता है और वो यूरिन और स्टूल्स के अंदर एक्सक्रीट कर देता है, नॉन टॉक्सिक है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तभी होगा एक्यूमुलेट जब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर प्रॉक्सिमली एंजाइम डेफिशिएंसी या ग्लूकुरोनाइल यूरिडिन UGTA यानी यूरिडिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी अगर कम होगी तो वो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। क्रिगलार-नाजार सिंड्रोम भी ऐसा ही एक डिसऑर्डर जिसमें ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की कमी होती है। तो इनमें अनकॉन्जुगेटेड यानी फ्री बिलिरुबिन जो है वो बाउंड टू द एल्ब्यूमिन जो है वो रेज्ड होगा। जबकि बाइल डक्ट सिस्टम में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर उसके अंदर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। अगर कोलिस्टेसिस है, जो बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेट होके बाहर नहीं जा रहा या लिवर के अंदर प्रॉब्लम है या लिवर के बाद जो बाइल डक्ट जो कि इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया को जो है वो लीड करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्विकली अ बेबी डेवलप्स जॉन्डिस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फिजियोलॉजिक और अ पैथोलॉजिक जॉन्डिस। फिजियोलॉजिक का मतलब जो कुदरती तौर पे बच्चों के अंदर माइल्ड जॉन्डिस होता है और जो पैथोलॉजिकल है वो सिवियर जॉन्डिस है। जो
फर्स्ट 24 आवर्स में जॉन्डिस शुरू हो जाए वो शदीद होता है फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। वो सीरियस जॉन्डिस है और उसको पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल जॉन्डिस होता है। इसका कॉजेज़ जो हैं वो हेमोलिटिक RH इनकम्पैटिबिलिटी, हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स जिसमें रेड सेल्स तेज़ी से टूटते हैं, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनाते हैं, टॉर्च इन्फेक्शंस, जो लव्स टॉर्च जो है वो टॉक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस, रुबेला, CMV, हर्पीज़ वायरस के कॉम्बिनेशन से वर्ड टॉर्च बना है जो कि कंजेनिटल इन्फेक्शन है। सेकेंड डे पे माइल्ड जॉन्डिस यूजली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसको फिजियोलॉजिक जॉन्डिस जो कि एक हफ्ते बाद डिसअपियर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन की वजह से, पॉलीसाइथीमिया अगर एक फीटस, दो ट्विन्स हैं, एक से ज़्यादा ब्लड आ गया, या जो मटरनल हाइपरटेंशन थी या प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हायर है बच्चे के, हाइपॉक्सिया की वजह से पॉलीसाइथीमिया, सेफलोहेमाटोमा, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो ब्लड जो है स्कल के अंदर कहीं पे एक जम के हो जाता है तो वहाँ से टूट टूट के अंदर आता रहता है तो बिलिरुबिन बनता है, इसको क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट में से टूट टूट के जब रेड सेल्स टूटते हैं तो बिलिरुबिन ब्लड के अंदर आ जाता है। क्रिगलार-नजार सिंड्रोम आपने मैंने बता दिया। हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें रेड सेल का हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है या सेल वॉल एबनॉर्मल होती है जिसकी वजह से रेड सेल जल्दी टूटते हैं, जब टूटते हैं तो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आ सकता है। अगर थर्ड वीक के बाद अपीयर होता है उमूमन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोपिट्यूटरिज्म, पाइलोरिक स्टेनोसिस, बाजुकात, कोलिस्टेसिस यानी कि जो लिवर के अंदर छोटे डक्ट्स हैं जो कि बाइल डक्ट में ड्रेन करते हैं वो भी एबनॉर्मल हो सकते हैं बिलियरी एट्रीजियास के अंदर। और जो फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है इसकी मैक्सिमम जो बिलिरुबिन राइज लेवल होता है 24 आवर्स के बाद वो 5 मिलीग्राम पर डे के से कम होता है, और बच्चा जो है चौथे या पाँचवें दिन मैक्सिमम उसका येलो कलर होता है स्किन का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और जो प्री टर्म बेबी हैं 7th डे पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 14 डेज़ के अंदर कम्प्लीटली रिजॉल्व ख़त्म हो जाता है। और पीक बिलिरुबिन लेवल अमूमन 15 से ज़्यादा नहीं होता और 20 से तो हमेशा ही कम होता है इन फिजियोलॉजिक जॉन्डिस। और इसकी वजह क्या है कि या तो रेड सेल्स टूट रहे हैं, बिलिरुबिन का लोड ज़्यादा है, कॉन्जुगेशन जो लिवर के अंदर हो रही थी ग्लूकुरोनिक एसिड से वो कम है, और या फिर जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है वो ज़्यादा वापस ला रही है, बाइल डक्ट ड्रेन कर रहा है इंटेस्टिन्स के और वहाँ से यूरोबाइलिनोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो है कॉमन इसकी पैथोलॉजी है। और अमूमन जो टूल हम यूज़ करते हैं सेवेरिटी को असेस करने के लिए वो बिली टूल है जिसके अंदर हम बिलिरुबिन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, हाउ हाई इट इज़ ऑन वन वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लाइफ है, कितने घंटे बच्चे की उम्र है, और फिर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके लो रिस्क, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में हम उसको डिवाइड करते हैं। सो अब जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो है वो कॉमनेस्ट कॉज है कि बाज़ हाइपोथेसिस ये है कि बेटा ग्लूकुरोनाइडेज उसमें हाई होता है तो ये फ़ौरन बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड फॉर्म से अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में कर देता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये एंजाइम, जिससे बिलिरुबिन बढ़ जाता है। और अमूमन अगर एक आध दिन के लिए ब्रेस्ट मिल्क छुड़ा दिया जाए तो दोबारा ये जो है वो लेवल तेज़ी से कम हो जाता है, और अमूमन ये पीक करता है 10 to 15 डेज़ ऑफ लाइफ पे, और मैक्सिमम लेवल्स 10 to 20 होता है, बाज़ का 30 तक भी जा सकता है। तो ये है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। और एक और होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस जिसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो स्टार्ट कर दी जाती है लेकिन वो कम मिल्क मिल रहा होता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही होती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन फॉल्सली एलिवेटेड लगता है। वो जितना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देंगे बच्चा रिहाइड्रेटेड होगा और बिलिरुबिन जो है जिस्म से क्लियर्ड हो जाएगी फ्रॉम द
liver into the bile duct and intestines, and when it gets absorbed as urobilinogen, goes to the kidneys, gets converted into urobilin and gets out of the body through the kidneys. So ये दो वेज हैं बॉडी के अंदर जो है वो बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन के। जो फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है उसमें बच्चा लगता नॉर्मल है, उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, वो सिक नहीं लगता, उसका यूरिन और स्टूल कलर नॉर्मल रहता है। जबकि पैथोलॉजिक जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा क्योंकि बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर अनकॉन्जुगेटेड है तो वो यूरिन के अंदर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द इमेच्योर हेपेटिक एंजाइम्स, the urodrine diphosphate glucuronide transferase activity will be low, और जिसकी वजह से एकाइल यूरिक यूरिन एकाइल यूरिक जॉन्डिस यानी वो जॉन्डिस वो यरकान जिसमें जो यूरिन का कलर लाइट होगा, येलो कलर नहीं होगा, इसको इसीलिए एकाइल यूरिक जॉन्डिस कहते हैं। और जब स्टूल के अंदर नहीं जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो फिर दैट इज़ द बिलियरी ट्रैक्ट की या बिलियरी कैनालिकुलाई की या जिसमें बिलियरी एट्रीजिया है, तो उसमें कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। और कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में स्टूल का कलर क्ले कलर्ड या चॉकी वाइट कलर स्टूल्स होंगे। और जो हेमोलिटिक जॉन्डिस है उसमें जिसमें रेड सेल्स की या तो एंजाइम डेफिशिएंसी G6PD डेफिशिएंसी है या वॉल डिफेक्ट्स हैं जिस तरह हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, तो उसके अंदर जो हेमोलिसिस है बच्चा एनीमिक लगेगा और सिक लुकिंग होगा। और जो बिलिरुबिन लेवल राइज करता है इन हेमोलिटिक जॉन्डिस या RH इनकॉम्पैटिबिलिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो बहुत तेज़ी से करता है, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स करेगा, ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर राइज करेगा। बिलिरुबिन 20 से ज़्यादा हो सकता है और जॉन्डिस परसिस्ट करेगा ग्रेटर देन 14 डेज। और क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं हो रही तो स्टूल कलर वाइट होगा या क्ले कलर्ड होगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो कम होगा, अमूमन 2 मिलीग्राम तक हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। और डायरेक्ट वो होता है जो कि कॉन्जुगेटेड होता है लिवर के अंदर विद द ग्लूकुरोनिक एसिड। सो इन समरी, पैथोलॉजिक जॉन्डिस या तो हेमोलिसिस की वजह से होगा जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि जो एंजाइम सिस्टम्स हैं वो बिलिरुबिन को ग्लूकुरोनिक एसिड से बाइंड नहीं कर सकेंगे, और ग्लूकुरोनिक एसिड से कॉन्जुगेशन के बाद, कम्बिनेशन के बाद वो बाइल डक्ट से एक्सक्रीट होता है, तो एंजाइम सिस्टम सुपर सैचुरेट हो जाएगा और उस बिलिरुबिन को यानी येलो पिगमेंट को एक्सक्रीट नहीं कर सकेगा, तो वो स्पिल हो जाएगा लाइक अ ब्लॉक ड्रेन इनटू द ब्लड। दूसरी तरफ जो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है वो हेपेटिक होगा या पोस्ट हेपेटिक। हेपेटिक के अंदर ये है कि जो स्मॉल बिलियरी कैनालिकुला है वो फॉर्म नहीं हो सकते। पोस्ट हेपेटिक में बाइल डक्ट जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, कोलिडिकल सिस्ट हो सकती है, और वो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया जब आप बिलिरुबिन लेवल ब्लड में चेक करेंगे तो वो अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों को डिटेक्ट करेगा। अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, और कॉन्जुगेट क्योंकि उसको हम डायरेक्ट करते हैं टू गेट आउट ऑफ द बॉडी, उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। तो जो अनकॉन्जुगेटेड या हेमोलिसिस की वजह से जॉन्डिस पैदा होगा उसमें ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी है, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, स्फीरोसाइटोसिस, अल्फा थैलेसीमिया, सेप्सिस, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोएगुलेशन, हेमाटोमास यानी सेफलोहेमाटोमास जो ब्लड क्लॉट बन जाता है स्कल के ऊपर, पॉलीसाइथीमिया जिनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल हाई होता है, तो ये कॉमन कॉजेज हैं। जबकि नॉन हेमोलिटिक पैथोलॉजिक जॉन्डिस में ब्रेस्ट मिल्क का भी हो सकता है जो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, क्रिगलर नेजार सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2 प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होगा, गिलबर्ट सिंड्रोम प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होगा, तो ये पैथोलॉजिक जॉन्डिस होंगे। अब हेमोलिटिक जॉन्डिस जो सबसे कॉमन है वो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी है। अब RH इनकॉम्पैटिबिलिटी ये है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें AB एंटीजेंस होते हैं रेड सेल्स के ऊपर, और साथ उसके RH फैक्टर होता है।
अगर RH फैक्टर पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर RH फैक्टर एब्सेंट होगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर खातून का ब्लड ग्रुप यानी वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, जिस तरह अगर मॉम का ओ नेगेटिव है और डैड जो है बी पॉजिटिव है और बेबी जो डिलीवर होता है वो ब्लड ग्रुप बाप से ले लेता है अगर, तो वो बी पॉजिटिव है, तो उसके अंदर जब बर्थ के दौरान जो रेड सेल्स होते हैं कुछ वापस चले जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू इनटू मॉम्स ब्लड। जब मॉम के अंदर जाते हैं तो उस बी पॉजिटिव एंटीजन के ख़िलाफ़ जो कि बेबी का ब्लड ग्रुप चला गया था वो एंटीबॉडी बन जाती है जो कि उस वक़्त वहाँ पे मौजूद रहती है। और जब माँ दोबारा सेकंड बेबी के लिए प्रेगनेंसी उनकी होती है, अगर उसका भी इत्तफाकन से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये पॉजिटिव या तो ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पे वो भी बी पॉजिटिव है तो वो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के ज़रिए क्रॉस करेंगे और बेबी के अंदर फीटस के अंदर वो हेमोलिसिस कॉज करेंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ हेमोलिसिस इट कुड रिजल्ट इन प्रोफाउंड हेमोलिसिस और रेड सेल ब्रेकडाउन। हेमोलिसिस मीन्स रेड सेल्स ब्रेकडाउन। इट कुड बी प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा होगी, इंट्रा यूट्राइन, सो मच सो कि हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाएगा कि बच्चा हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, उसकी मौत वाक़या भी हो सकती है। या फिर वो अगर इतनी मॉडरेट या माइल्ड डिजीज़ थी तो एज सुन एज यू द बेबी इज़ बॉर्न यू विल नोटिस इन अ फ्यू आवर्स रेड सेल्स विल ब्रेक डाउन और बच्चे की स्किन के ऊपर जो है वो येलोइश कलर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर माँ ओ पॉजिटिव है तो अगर बाप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव है तो उनके अंदर ए बी ओ इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है। उसमें भी अगर बच्चा जो है वो उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है माँ से तो भी एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटा को। लेकिन RH नेगेटिव इनकॉम्पैटिबिलिटी इज़ मोर सीरियस देन RH पॉजिटिव इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये RH जो रीसस मकासस एक मंकी का एंटीजन जो है रेड सेल्स के ऊपर होता है जिससे इसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो अगर जो इसकी प्रिवेंशन ये है कि अगर बेबी जो है वो RH पॉजिटिव पैदा हो गया और माँ जो है RH नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, बेबी ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव है, तो माँ को उस वक़्त रोगैम एक इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है जिससे जो है फीटल एंटीजन्स को इम्यून सिस्टम से इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है प्रिवेंट करती हैं एक्सपोजर, जिसकी वजह से वो एंटीजन जो है एंटीबॉडी से बाइंड करके क्लियर हो जाता है और इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं होते, इम्यून सेल्स एक्सपोज नहीं होते, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव भी हो तो जॉन्डिस या तो नहीं होता, अगर हो भी तो बहुत माइल्ड होता है। जबकि कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जैसा मैंने कहा कि लिवर के अंदर बिलिरुबिन आया, ग्लूक्रोनिक एसिड से जो है वो बाइंड किया और फिर उसने एक्सक्रीटो ने स्मॉल बिलरी किनालिकुलाए, वहाँ से निकल के वो फिर स्मॉलर बिलरी वेसल्स बना के अल्टीमेटली बाइल डक्ट के ज़रिए वो इंटेस्टेंस में चला जाता है। तो या तो बिलरी किनालिकुलाए में बिलरी एट्रीजिया हो गया या बाइल डक्ट के अंदर एट्रीजिया या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या मेल डेवलप्ड है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ब्लॉक्ड ड्रेन की तरह ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो या तो ये लिवर के अंदर होगा जिसमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन, सेप्सिस भी हो सकता है, ग्लैक्टोसीमिया, टायरोसिनीमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या पोस्ट हेपेटिक आफ्टर लिवर बिलरी एट्रीजिया, बिलरी बाइल डक्ट के अंदर एट्रीजिया, या कोई सिस्ट है जो कि प्रेशर की वजह से बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। सो अब ये है कि इसके अलावा जो मैंने बताया था क्रिगलर-नैजार सिंड्रोम, उनके अंदर जो है वो, या ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, उनके अंदर ग्लूकुरोनाइल एक्टिविटी कम होगी। जबकि गिलबर्ट सिंड्रोम जो क्रिगलर-नैजार और गिलबर्ट के अंदर
ग्लूकोरोनाइल एक्टिविटी ट्रांसफरेज एक्टिविटी कम होगी, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा। जबकि ड्यूबेन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम में एक्सक्रीशन ऑफ द लिवर जो है वो अफेक्टेड होगी, ख़ासतौर पे रोटर में जो है वो ज़्यादा सीवियर है, लिवर ब्लैक होगी अगर ऑटोप्सी पे उसको देखेंगे। सो इन समरी रिस्क फैक्टर फॉर जॉन्डिस क्या क्या हैं? अगर फर्स्ट 24 आवर्स होगा में जॉन्डिस अपीयर हो गया, बच्चे की स्किन जो है वो येलो है, तो वो सीरियस जॉन्डिस है। ए सिबलिंग विद जॉन्डिस और प्रीवियस सिबलिंग था जॉन्डिस से, तो भी जाहिर होगा कि भाई ये तो शदीद जॉन्डिस होने का ख़तरा है। और AB इनकॉम्पैटिबिलिटी या RH इनकॉम्पैटिबिलिटी हो रही है, माँ जो है वो नर्स कर रही है उसको, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, लेकिन बच्चा ले नहीं रहा और उसका स्किन येलो है, तो ये सीरियस साइन है। अगर माँ के अंदर हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, अगर मॉम को मेडिकेशंस दी गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या बेबी को दिया सेफ्ट्रैक्सोन या कोट्रामाक्साजोल, बेबी को इन्फेक्शन है, सेप्टिक है, मेनिंजाइटिस होने का ख़तरा है, या बड़ा सा हेमाटोमा बना हुआ है स्कल के ऊपर ड्यू टू द बर्थ ट्रॉमा, ब्रूजेस हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ फोर्सेप्स, और अगर एथनिसिटी ईस्ट एशियन या नॉर्थ इंडियन लोग जो हैं उनके अंदर जॉन्डिस जो है वो सिवियर हो सकता है। सो जब आपको बेबी जॉन्डिस नज़र आएगा, एज अ फिजिशियन, एज अ पेरेंट, आपको अलर्ट करेंगे, अपने फिजिशियन को लेके जाएंगे, उसका बर्थ वेट, जेस्टेशन, पोस्टनेटल एज कितनी है, कितने घंटे का है बच्चा, प्री टर्म था या फुल टर्म था, उसका वज़न क्या है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल था, वक्त से पहले पैदा हुआ है, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, इल अपीयरिंग है या सिक है, कितना सिवियर जॉन्डिस है, बिलिरुबिन लेवल चेक किया जाएगा, टोटल बिलिरुबिन लेवल, डायरेक्ट विच इज़ कॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट विच इज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और उसको फिर प्लॉट किया जाएगा, बिली टूल है या बिली ग्राफ है उसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ऑनसेट विद इन 24 आवर्स, पैथोलॉजिकल आफ्टर 24 आवर्स, फिजियोलॉजिक, और फिर लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। सो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एक एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे बिलिरुबिन लेवल, और फिर उसमें उनको खींच के इंटरमीडिएट, हाई और लो, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क जो है वो उसमें क्लासिफाई किया जाएगा कि कितने घंटे का बच्चा है। अगर 18 आवर्स पे उसका बिलिरुबिन 15 है तो हाई रिस्क हो गया। इसी तरह अगर उसका 24 है और 20 मिलीग्राम्स है वो हाई रिस्क होगा। अगर वो 5 दिन का बच्चा है उसका 15 है तो वो लो रिस्क में आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ ओल्ड इज़ द बेबी एंड हाउ हाई इज़ द बिलिरुबिन लेवल विल डिटर्मिन whether it is intermediate, low, intermediate और high risk। और उसी के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट बेस की जाएगी। और जो सिवियर है और अनकॉन्जुगेटेड है तो उसमें आप कर्निक-टेरेस के उसको रिस्क को भी देंगे। कर्निक-टेरेस वो है जब बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को फैट सॉल्युबल है क्रॉस करेगा और बेजल गैंग्लिया ब्रेन के डीप न्यूक्लियाई के अंदर वो डिपॉजिट होगा और बच्चा वीक सक से लेके बहुत सारे सिम्टम से प्रेजेंट कर सकता है। और ये जॉन्डिस जो है फेस से अपीयर होके ट्रंक में जाएगा, फिर आर्म्स में और फिर लेग्स में, यहाँ तक कि पाँव तक येलो हो सकते हैं। अमूमन फेस तक हो तो अप्रॉक्सीमेटली 6 होता है लेवल, ट्रंक में एब्डोमेन तक हो तो 9, अगर लोअर लिम्स में चला गया तो 12, आर्म्स में भी चला गया तो 15, और अगर पाम्स और सोल्स में चला गया तो ग्रेटर देन 15। रफ अप्रॉक्सीमेट जो है वो एस्टिमेशन है ये बिलिरुबिन। हाउएवर यू हैव टू डू द ब्लड लेवल। तो जब ब्रेन के अंदर जाएगा तो बच्चे को एन्सेफेलोपैथी या ब्रेन के साइंस होंगे, जिससे कर्नेक्टिव रिस्क होगा, जो वीक सक से लेके आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो रिफ्लेक्सेस जो हैं उसके कम हो जाएंगे, उसका जिस्म जो है वो अकड़ जाएगा, सर पीछे चला जाएगा, आर्च से बैक हो जाएगी, रेट्रोकॉलिस ओपिस्थोटोनस उसका होगा, और बच्चे को सीजर्स यानी कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, आर्चिंग ऑफ द बैक एंड कन्वर्जन्स।
सो ये जो है वो टिपिकल साइंस हैं, लेथर्जी, पुअर breast feeding, sucking, ill appearing, may have fever, बाज़ लेट क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में एथिटोसिस, अपवर्ड गेज, आपके जो कॉक्लिया है उसके अंदर डिपॉजिट होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो हियरिंग लॉस होगा, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स होंगे, और ये जो बेसल गैंग्लिया और इंटरनल न्यूक्लियाई में डिपॉजिट होगा तो ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को भी लीड करेगा कि दिमाग के अंदर इनका जो आईक्यू है वो भी कम हो जाएगा। जो ब्लड टेस्ट जो करेंगे इसके डायग्नोसिस के लिए, वो टोटल और बिलिरुबिन लेवल और डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल करेंगे, ब्लड ग्रुप का टेस्ट करेंगे, माँ का और बेबी का, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करेंगे, पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे कि भाई सेल्स टूटे हुए तो नहीं हैं, G6PD डेफिशिएंसी को कूम्स टेस्ट, जब एंटीबॉडी रेड सेल्स को बाइंड करे तो कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर एंटीबॉडी रेड सेल से बाउंड नहीं है तो कूम्स टेस्ट नेगेटिव है। सेप्सिस की स्क्रीनिंग होगी, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड हार्मोन लेवल्स, टॉर्च इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग, लिवर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कि बिलियरी एट्रीजिया तो नहीं है, और लिवर स्कैन किया जा सकता है ताकि उसका फंक्शन को असेस किया जाए। बिली टूल को यूज़ किया जाएगा, बिलिरुबिन मीटर भी यूज़ किया जा सकता है टू चेक द बिलिरुबिन लेवल ऑन द फोरहेड। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं, अगर एंटीबॉडी उसके ऊपर मौजूद है तो वो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर ब्लड में मौजूद है तो वो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट है अगर एंटीबॉडी मौजूद है। रेटिकुलोसाइट काउंट अगर 7 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है ऑनगोइंग हेमोलिसिस है, रेड सेल टूट रहे हैं। रेटिकुलोसाइट इमेच्योर रेड सेल्स होते हैं, अगर मैच्योर सेल्स बहुत जल्दी से टूट रहे हैं तो बोन मैरो से इमेच्योर सेल्स, जिन्हें रेटिकुलोसाइट काउंट रेटिक्स कहते हैं, काउंट कहते हैं, वो ब्लड में आ जाएंगे। और अमूमन जो हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है उसमें डायरेक्ट और या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल कम होता है। अगर ALT और AST लिवर फंक्शन पे ज़्यादा हो तो वो हेपेटोसेल्युलर डिजीज़ यानी हेपेटाइटिस हो सकता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गेमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या कोलिस्टैटिक जॉन्डिस में उनका लेवल बढ़ जाता है। हियरिंग टेस्ट बाद में कर सकते हैं, MRI फॉर कॉर्निक टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें हाईलाइट करेगा कि ब्रेन के किन एरियाज़ में बिलिरुबिन जो है वो डिपॉजिट है। अब ट्रीटमेंट जहाँ तक आ गया उसमें यह कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉज आपने ट्रीट करना है, और अगर अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया है तो उसकी इलाज ये है कि बच्चे को हाइड्रेशन करें, उसको फीड ज़्यादा करवाएं, अगर डिहाइड्रेटेड तो IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, और फोटोथेरेपी एक और चीज़ है जो लाइट्स होती हैं स्पेशल, IVIG दे सकते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और मेडिकेशंस। जहाँ तक फोटोथेरेपी के ताल्लुक है तो ये स्पेशल जो है वो लाइट्स होती हैं जो कि बच्चे की बॉडी उनको एक्सपोज कर किया जाता है, और ये लाइट उसको ल्यूमिरुबिन बिलिरुबिन को एक वाटर सॉल्युबल ल्यूमिरुबिन में चेंज करते हैं जो कि यूरिन से इजीली एक्सक्रीटेबल है। और ये बच्चा जो है वो जब आप देखते हैं कि वो मॉडरेट रिस्क में है तो उसको आपने बेस्ड ऑन द ग्राफ बिली लाइट्स के अंदर रखना है। और इसमें यह कि नेचुरल सनलाइट भी हेल्प कर सकती है, लेकिन जो कॉमन बल्ब येलो लाइट है वो इतना यूज़फुल नहीं है। सो ये फोटो आइसोमर्स में चेंज करके यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है। सो फोटोथेरेपी जो है 30 वीक्स और हायर में, जिस तरह मैंने बताया कि बेबी की एज जो है वो एक्स एक्सेस पे होगी, और टोटल जो बिलिरुबिन लेवल है वो आपका वाई एक्सेस पे होगा, और उसके मुताबिक जो है वो रिस्क को गेज किया जाएगा कि ये किस रिस्क है। इनफैक्ट्स जो लो रिस्क हैं ग्रेटर दैन 38 वीक्स उन पे पहले से ग्राफ बने होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये लो रिस्क है, नीचे इंटरमीडिएट रिस्क है, या हाई रिस्क के ऊपर वो फॉल कर रहे हैं। उन ग्राफ्स के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ग्राफ्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, रिस्क में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट, अगर लो रिस्क है तो बच्चा घर जा सकता है, इंटरमीडिएट रिस्क है तो उसको बिली लाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और हाई रिस्क है तो उसको IVIG और
एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फोटोथेरेपी में आइज़ को कवर किया जाता है, जेनेटिलिया को कवर किया जाता है, बच्चे को क्लीन रखा जाता है। बिली ब्लैंकेट्स हैं जो जिसके अंदर बच्चे को लपेट दिया जाए, तो वो बैक पे भी वो लाइट्स, फ्लोरेसेंट लाइट्स एक्ट करेंगी, फ्रंट पे भी एक्ट करेंगी। एक्स्ट्रा क्योंकि लाइट्स हैं, बच्चे की डिहाइड्रेशन हो सकती है क्योंकि बच्चे की स्किन ड्राई होगी, तो उनको एवरी 2 आवर्स फीड करें। बेबी की साइड चेंज करें, टेम्परेचर को चेक करें एवरी 2 to 4 आवर्स के बेबी ओवर हीटेड तो नहीं इंक्यूबेटर के अंदर। वेट रिकॉर्ड रखें कि वाटर लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा। यूरिन फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करें और बिलिरुबिन लेवल को भी एवरी 4 आवर्स आप मॉनिटर कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स फोटोथेरेपी के, उसमें वाटर लॉस, लूज स्टूल्स, बाजू का क्योंकि बच्चे के अंदर एक्सक्रीशन बिलिरुबिन स्टूल्स में भी जाएगी, स्किन रैश हो सकती है। बाज़ का अगर कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया है और उसके अंदर आपने फोटोथेरेपी कर दी तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, स्किन ब्राउन्स हो जाएगी। हाइपरथर्मिया हो सकता है, बाजू का कैल्शियम लेवल भी लो से हो सकता है। IVIG जो है वो इन्फेंट्स विद RH और ABN कॉम्पैटिबिलिटी के अंदर यूज़ होती है, जो कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है एक्सचेंज ट्रांसफर को। और ये IVIG ने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से ऊपर अपनी जगह बना ली है। सो सेकंड इसका टीयर में, फर्स्ट में फोटोथेरेपी, देन IG, IV इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, फिर मेडिकेशंस। और डोज 1 ग्राम पर किलोग्राम IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में ये करेंगे कि आपने बच्चे का खून तब्दील करना है, तो उसमें कैनुला पास करेंगे अम्बिलिकल वेन में, 2 वेन्स और एक आर्टरी, तो बोथ वेन्स में एक से पहले आपने जो है वो ब्लड पुल आउट करना है और उसके बाद दूसरी साइड से आपने डिफरेंट क्रॉस मैच्ड ब्लड जो है वो एंटर करते हैं ये 3 वे स्टॉप कॉक के ज़रिए। और इससे बिलिरुबिन जो है वो कम हो जाएगा बेबी का आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा फिनोबार्बिटोल एक मेडिकेशन है जो एंटीसीजर मेडिसिन है, जो कि हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर है। एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेज की एक्टिविटी ओवर एक्टिवेट होगा और जिससे ग्लूकुरोनिक एसिड इंक्रीज कॉन्जुगेशन करके कंबाइन करके एक्सक्रीट करेगा बिलिरुबिन को इनटू द इंटेस्टाइन्स। सो ये जो हैं एक्यूट पैथोलॉजिक जॉन्डिस कॉमन जो टाइप्स हैं वो हैं, जबकि प्रोलॉन्ग जॉन्डिस में ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है, एंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइज डेज एंजाइम, जो कि अनकॉन्जुगेशन कर सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें कैनालिकुलाई सही तरह नहीं बने होते, पाइलोरिक स्टेनोसिस या डिस्टल ड्यूडेनल एट्रीजिया, या ऑन गोइंग हेमोलिसिस हो रही है, क्रिगला नेचर सिंड्रोम जिसके अंदर यूरोडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी लो होगी, तो उसमें जो है अनकॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया जैसे मैंने कहा कि लिवर के अंदर के कैनालिकुलाई या जिसे कोलिस्टेसिस कहेंगे, या फिर डिस्टली बाइल डक्ट का एट्रीजिया हो सकता है जिसके अंदर वाइट और क्ले कलर्ड और यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क होगा। जब एक आइल यूरिक अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है, तो उसमें यूरिन कलर बहुत वाटरी होगा, क्लियर होगा। जबकि कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया यूरिन कलर बहुत ज़्यादा येलो, डार्क येलो होगा। और किसी भी जगह पे जब आप देखें बच्चे का फर्स्ट 24 आवर्स में जॉन्डिस है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से रुजू करें, अर्जेंट केयर ER या इमरजेंसी में लेके जाएं, क्योंकि उनका अगर बहुत तेज़ी से हेमोलिसिस हो रहा है और बिलिरुबिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है फर्स्ट 24 आवर्स में, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके परमानेंट ब्रेन डैमेज, एथिटोसिस, कोरियो एथिटोसिस हो सकता है, और बाद में सीजर्स हो सकते हैं, परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन और सीजर डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये जो है आपको जहन में रखना है कि फर्स्ट 24 आवर्स are very important. If you notice that your child's skin color is yellow within 24 hours of birth, please
Please alert your physician, especially those babies who are born at home. जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनकी माओं को ख़ास तवज्जो देनी है बच्चे की स्किन कलर के ऊपर। और आफ्टर 24 आवर्स हैं तो भी आपने अपने डॉक्टर को अलर्ट करना है, उसके पास लेके जाना है, बिलिरुबिन लेवल चेक कराना है, जिसके ऊपर वो ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे कि वो लो रिस्क है, इंटरमीडिएट या हाई रिस्क है, और उसके मुताबिक वो कहेंगे या ऑब्जर्व करें, हाइड्रेशन करें, फ्रीक्वेंट फीड करें, या बच्चे को बिली लाइट्स की ज़रूरत है अगर इंटरमीडिएट रिस्क है, और हाई रिस्क है तो IVIG या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और फिनोबार्बिटोल की मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो being alert is very important for mothers and family, because sometimes moms may have had surgery by C-section, so mom may not be alert in first 24 hours. So dads have to be very careful and stay active to look at the skin color of the baby. As soon as they notice yellowish discoloration, baby is unwell, is not taking feed, please inform your doctor. If you notice any abnormal movements, abnormal posture of the baby, you see the baby is seizing, has convulsions, please activate your physician office, talk to them, and have the bilirubin level checked to prevent permanent brain damage in the baby. उम्मीद है कि ये आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर with your family and friends, and if you like it, please subscribe to my channel. Again, this is Dr. Ghufran Babar. May Allah take care of you and your families. Allah Ta'ala hum sab ka हामी wa nasir ho. Sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallamu taslima. Assalamu alaikum.